आज हम लेसन फर्स्ट को आगे बढ़ाते हुए आवर्त विजिपातकों में जनन चल रहा था और जनन के हमने दो प्रकार बताए हैं। ध्यान हो तो आपको, एक है लैंगिक जनन और दूसरा जनन कौन सा है बेटा? लैंगिक जनन। देखो बेटा, जो लैंगिक जनन होता है उस किसे कहते हैं? तो जनन का वह प्रकार जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। या हम कहेंगे कि पादपों में नर और मादा पुष्पों में संयोग होता है, उसके बाद युग्मज भ्रूण और बीज का निर्माण होता हो, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब आप जानते हैं कि लैंगिक जनन के लिए पादपों में मुख्य जननांग या अंग पुष्प है और पुष्प जो होते हैं एक रूपांतरित प्रौढ़ है। अब देखो बेटा, पादपों में पुष्पों के भी दो प्रकार हैं, एक एकलिंगी पुष्प और दूसरा द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प यानी जिसमें नर और मादा में से केवल एक ही जननांग पाया जाता है, या नर या मादा, जैसे पपीता। जबकि द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि सरसों, मटर, गुड़हल। अब देखो बेटा, जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनमें द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी का क्रम चलता रहता है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। द्विगुणित जो पादप होता है उसको बीजाणुद्भिद कहलाता है, 2n होता है। जबकि युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, अगुणित कम समय के लिए होता है और बीजाणुद्भिद पर निर्भर करता है। अब देखो बेटा, हम एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तो एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना में 6 पार्ट्स पाए जाते हैं। 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखो बेटा, पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जाया। इधर हमने पुष्प की संरचना बनाई है। देखो बेटा, इसमें ध्यान देना, ये पहला पार्ट है पुष्पवृंत, जो ये डंठल नुमा संरचना है, ये फूला हुआ भाग पुष्पासन है। इसके बाद तीसरा भाग जो इसका बाह्य दलपुंज आता है, चौथा भाग इसका दल आता है, पांचवा भाग इसका पुमंग आता है जो ये दिखाए गए हैं, और छठा भाग कौन सा है बेटा? जाया। अब देखो बेटा, पुष्पवृंत क्या होता है? तो पुष्प का जो डंठल नुमा भाग होता है जिसकी सहायता से ये शाखा से जुड़ा होता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत ऊपर की ओर किससे जुड़ा होता है बेटा? पुष्पासन से। तो पुष्प पर ये फूली हुई जो संरचना होती है जिस पर संपूर्ण पुष्प आकर बैठता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। मासल संरचना होती है ये। अब देखो बेटा, इसके बाद तीसरा जो भाग है वो है बाह्य दल, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। इसकी एक इकाई बाह्य दल कहलाती है, इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। एक इकाई बाह्य दल कहलाती है जिसको हम सेपल कहते हैं। ये ग्रीन पत्तीनुमा संरचना होती है, ग्रीन पत्तीनुमा संरचना होती है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? एक तो पुष्प की सुरक्षा करना और दूसरा पुष्प के लिए प्रकाश संश्लेषण करना। अब देखो बेटा, इसके बाद अगली जो 4th पार्ट है वो दलपुंज है। और दलपुंज ये पुष्प को देखो, किसी पुष्प की यदि हम संरचना देखें तो उसमें जो रंगीन पार्ट्स दिखाई देते हैं पुष्प के, उनको हम दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दलपुंज। और दलपुंज होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? चटकीले, भड़कीले, रंगीन कलर के होते हैं। हमने 11th क्लास में भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था इसमें। और इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे मकरंद का स्राव होता है, जिसके कारण इनमें खुशबू होती है और कीट इनकी ओर परागण के लिए आकर्षित होते हैं। 5वां जो भाग है वो पुमंग है, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। इसकी एक इकाई क्या कहलाती है बेटा? पुंकेसर कहलाती है। इसकी एक इकाई को हम क्या कहेंगे बेटा? पुंकेसर। और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और दूसरा तंतु या पुतंतु। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं और तंतु इसको जोड़ने का कार्य करते हैं। ये मादा जननांग को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। और लास्ट भाग इसका जायांग है। जायांग जो है इसका मध्य भाग में पाया जाता है। और इसके 3 भाग बताएं बेटा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर पाया जाता है जहां परागण की क्रिया होती है। वर्तिका एक नलिकाकार संरचना होती है। और लास्ट भाग कौन सा होता है बेटा? अंडाशय, जिसमें गोल संरचना, जिसके अंदर बीजांड पाया जाता है। इसके बाद देखो, पुष्प के वास्तव में 2 ही चक्र हैं, एक बाह्य दलपुंज और दलपुंज मिलकर सहायक चक्र, यानी 2 चक्र पाए जाते हैं पुष्प के अंदर, एक सहायक चक्र और दूसरा आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं, जबकि आवश्यक चक्र में पुमंग और जायांग आते हैं। यदि किसी पुष्प में ये चारों भाग उपस्थित हैं,
सहायक चक्र और आवश्यक चक्र के, तो उसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं, और जिसमें उपस्थित नहीं है उसे हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।